हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। हम लोग जानने वाले हैं सिविल के बारे में। सिविल में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, टेक्निकल, उनकी जानकारी लेंगे। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे सिविल के बारे में, ऑल अबाउट सिविल, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हम इसका बेसिक बैकग्राउंड देख लेते हैं। इस सिविल का बेसिक बैकग्राउंड क्या है। इसका नाम जो है वो ट्रांस यूनियन सिविल है। पहले इसको हम लोग जानते थे सिर्फ सिविल के नाम से, लेकिन कुछ टाइम बाद इसका नाम चेंज हुआ और इसका नया नाम आ गया ट्रांस यूनियन सिविल। तो हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है कि इसका जो नाम है इसके आगे ट्रांस यूनियन वर्ड का इस्तेमाल होने लग गया। तो ट्रांस यूनियन क्या है, इसके बारे में आगे वीडियो में बने रहिए। कंपनी टाइप क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, फाउंडेड इन मुंबई। ये मुंबई में बनी थी कंपनी, हेडक्वार्टर इसलिए इसका मुंबई में के अंदर ही है। एरिया सर्व्ड, इंडिया के अंदर हर जगह ये इसकी सर्विस अवेलेबल है। की पीपल के अंदर भावेश जैन जो यहाँ के एमडी एंड सीईओ हैं। इसकी वेबसाइट है www.transunioncivil.com। ये बेसिक चीजें थी, बैकग्राउंड था इसका। अब हम बात करेंगे कि जो सिविल है इसका नाम ट्रांस यूनियन सिविल क्यों पड़ा। इन 2016 में क्या हुआ था कि 92% स्टेक जो था, 92% स्टेक एक ट्रांस यूनियन कंपनी ने एक्वायर कर लिया था। ट्रांस यूनियन एक चिकागो बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी ने सिविल के अंदर 92% स्टेक एक्वायर कर लिया। इसके बाद ही 2016 के बाद ही इसका नाम पड़ गया ट्रांस यूनियन सिविल। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं यहाँ पे कि जो सिविल है, सिविल की फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। अगर आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिविल, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, और ट्रांस यूनियन इसके नाम के पीछे लगने का रीजन आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। तो कॉम्पिटिटर्स के अंदर सबसे पहला जो मोस्टली बैंक यूज करती है लोन देने के लिए वो है ट्रांस यूनियन सिविल। फिर यूज करते हैं कभी कभी एक्सपीरियन भी कई बैंक्स यूज करती हैं, इक्विफेक्स है और क्रिफ हाई मार्क्स है। तो ये सारी कंपनीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो सिविल यूज किया जाता है वो ट्रांस यूनियन सिविल यूज किया जाता है। अब हम सीखते हैं, ये एक सिविल का सैंपल है जो मैंने डाउनलोड किया है आप लोग को समझाने के लिए कि सिविल रिपोर्ट जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। सिविल रिपोर्ट का जो सबसे पहला हेडर है, इस हेडर के अंदर नेम ऑफ पर्सन होता है जिसका भी आपने सिविल निकाला है। इसके बाद मेंबर आईडी होती है। मेंबर आईडी उस बैंक या एनबीएफसी की आईडी होती है जिसने इसको फैच किया है, निकाला है। इसके बाद डेट ऑफ जनरेशन, जिस डेट पे आपने निकाला है वो डेट यहाँ पे आ जाती है और साथ में ही यहाँ पे टाइमिंग भी मेंशन हो जाती है कि कितने टाइम पे कितने बजे निकाला गया। इसके साथ कंट्रोल नंबर होता है। कंट्रोल नंबर क्या है कि आरबीआई की गाइडलाइन है कि जिस भी व्यक्ति का सिविल फैच किया जाए उसको एक मैसेज के थ्रू उसका कंट्रोल नंबर सेंड किया जाए, ताकि इन फ्यूचर वो जब भी उसको पता लगाना हो कि ये मेरा सिविल किसने निकाला है वो इजिली पता लगा सके। नेक्स्ट है इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है, सेकंड पार्ट। इसके अंदर कंज्यूमर की बेसिक इंफॉर्मेशन आती हैं, जैसे इसका नेम आता है। इसके बाद इसकी पर्सनल डिटेल्स आती है। पर्सनल डिटेल्स के अंदर डेट ऑफ बर्थ हो गया। डेट ऑफ बर्थ ये जो है ये एज पर पैन कार्ड होता है। इसके बाद इसका जेंडर हो गया। इसके बाद इसके टेलीफोन नंबर, जिस भी टेलीफोन नंबर से पास्ट में जिस भी टेलीफोन नंबर का यूज किया गया होगा सिविल फैच करने के लिए, वो सारे टेलीफोन नंबर यहाँ पे आपके मेंशन होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर में इनकम टैक्स आईडी, इनकम टैक्स आईडी का मतलब है पैन नंबर। हमेशा रिमेंबर रखें, ये इनकम टैक्स आईडी पैन नंबर को ही कहते हैं। यहाँ पे पैन नंबर होता है। मोस्टली सिविल जो निकाला जाता है वो पैन नंबर से ही निकाला जाता है। हालांकि आप वोटर आईडी का भी यूज कर सकते हो और पासपोर्ट नंबर का भी यूज कर सकते हो सिविल निकालने में। तो यहाँ पे वोटर आईडी भी मेंशन हो सकते हैं, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर भी मेंशन हो सकता है। इसके बाद जो थर्ड पोर्शन है वो आता है एड्रेस का। इसके अंदर एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है। बेसिकली जिस भी एड्रेस का इस्तेमाल किया था पहले पास्ट में सिविल फैच करने के लिए, वो एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे इस एड्रेस पे एम्प्लॉयमेंट बोरोवर रहा है या फिर एप्लीकेंट रहा है, तो या फिर इस एड्रेस पे रहा है, वो 100% ये एड्रेस वैलिडेट करना होता है। आपको चेक करना होता है कस्टमर से कि इन एड्रेस पे आप पहले रह चुके हैं, या फिर आपको ये पूछना होता है कि क्या ये एड्रेस आप जानते हैं ये क्या क्या है, तो वो कस्टमर आपको ऑटोमेटिक ही बता देगा। लास्ट जो पोर्शन है इसमें वो है आपका सिविल का स्कोर। यहाँ पे सिविल का स्कोर मेंशन होता है। इसके आगे हम देखते हैं कि जो फोर्थ पोर्शन है वो है समरी। समरी के अंदर हमें जो देखना होता है ऑल अकाउंट्स की डिटेल दी गई होती है। तो टोटल अकाउंट जो है इस सिविल में, मतलब टोटल अकाउंट 3 का मतलब है जो टोटल लोन लिया है, नंबर्स ऑफ लोन इसने लिए हैं वो 3 है। दीज आर 3 लोन्स, जिसके अंदर
ओवरड्यू अकाउंट 2 हैं और जीरो बैलेंस 1 है। मतलब ये जो 2 और 1, ये ओवरड्यू और जीरो बैलेंस है, ये इसी का क्लासिफिकेशन है टोटल का। टोटल 3 है जिसमें से 2 ओवरड्यू में है और 1 जीरो बैलेंस है। जीरो बैलेंस का मतलब वो अब अकाउंट क्लोज हो गया है। हाई क्रेडिट या सैंक्शन अमाउंट, सैंक्शन अमाउंट का मतलब जितना भी लोन आपने लिया है, तीन लोन आपने लिए हैं, इसका जो सैंक्शन अमाउंट है वो है 78,000 रुपीज। देयर आफ्टर करंट बैलेंसेस के अंदर करंट बैलेंस दिखाता है कि अभी आपका करंट में कितना बचा हुआ है, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, आपका जो प्रिंसिपल है वो आउटस्टैंडिंग कितना है। ओके, एंड ओवरड्यू में अमाउंट बताता है कि कितना अमाउंट आपका ओवरड्यू चल रहा है अभी, जो आपको भरना है लेकिन आपने नहीं भरा है। इसके बाद जो है फिफ्थ जो इसका पोर्शन है वो है इंक्वायरीज को बताता है कि पास्ट 30 डेज में इस एप्लीकेंट ने कितनी बार क्वेरीज करी है, पास्ट 12 मंथ में कितनी क्वेरीज हुई हैं और पास्ट 24 मंथ में कितनी क्वेरीज इसने करी हैं, एंड नंबर्स ऑफ टोटल क्वेरीज यहाँ पे। तो ये सारे पार्ट, ये सारे पोर्शन जो सिविल के अंदर है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब चेक करने होते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि लाइक एक ऑटो लोन चल रहा है जिसका ओपनिंग डेट का मतलब होता है इस डेट को लिया गया है। मैं आपको समझा दूं, मेंबर नेम के अंदर जिस बैंक से आपने ये लोन लिया है उसका नाम आता है। अब यहां पे क्या है, मेंबर नेम नॉट डिस्क्लोज्ड, ये हमेशा होगा नॉट डिस्क्लोज, क्योंकि सिविल जो है वो किसी भी एनबीएफसी या बैंकिंग को ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करती कि वो लोन जो है वो कहां से लिया है। ये चीज आपको एप्लीकेंट ही बता पाता है। इसके बाद अकाउंट नंबर भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। टाइप ऑफ लोन आपको बता दिया जाता है, ये ऑटो लोन है। ऑटो लोन का मतलब हो गया 4 व्हीलर लोन। और ओनरशिप 2 तरह की होती है। ओनरशिप एक इंडिविजुअल होती है जो कि यहाँ पे मेंशन है, दूसरी जो ओनरशिप होती है वो ज्वाइंट होती है। तो ज्वाइंट ओनरशिप का मतलब है कि आपने जो लोन लिया है आपने किसी के साथ वो लोन लिया है, ये है ज्वाइंट लोन का मतलब। इसके बाद यहाँ पे लास्ट पेमेंट डेट का मतलब है आपने आखिरी बार इसकी पेमेंट कब करी है, 10 जनवरी 2005 में। और इसी तरह से इसका क्लोज्ड डेट दे रखा है कि ये लोन कब क्लोज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सैंक्शन अमाउंट, यहाँ पे करंट बैलेंस 0 है और यहाँ पे ओवरड्यू 0 है, ये अकाउंट राइट ऑफ है। तो ये सारे टर्म्स को अभी हम 1 बाय 1 समझेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये हिस्ट्री दे रखी होती है पास्ट 36 मंथ की, ये जो भी हिस्ट्री होती है ये पिछले 36 महीनों की हिस्ट्री होती है यहाँ पे। तो ये 36 महीनों में किस तरह से इसकी पेमेंट गई है वो दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे फरवरी 2004 के अंदर 12 दिखाया हुआ है। ये 12 क्या है, 12 दिन का डिले दिखा रहा है। डीपीडी मतलब होता है डेट पास्ट डेज या ड्यू पास्ट डेज, मतलब कितने दिन बीत गए हैं इस अमाउंट को ड्यू हुए। इसी तरह से यहाँ पे है 122, इसका मतलब है कि 122 दिन डिले चल रहा है ये अकाउंट ईएमआई। यहाँ पे 62 दिन का मतलब है कि ये अमाउंट जो है 62 दिन डिले चल रहा है। आइए समझते हैं इसको और डिटेल में। लोन जो है, लोन की क्लासिफिकेशन कर दी गई है 2 पार्ट में। एक होता है आपका स्टैंडर्ड अकाउंट या स्टैंडर्ड असेट, लोन असेट होता है बैंकों के लिए, तो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है असेट। और एक होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो मतलब 2 तरह के ही लोन हो सकते हैं, एक स्टैंडर्ड असेट कैटेगरी में है और एक एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। एनपीए की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, एनपीए। स्टैंडर्ड असेट्स को फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। स्टैंडर्ड असेट जो है वो रेगुलर हो सकते हैं और स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। तो रेगुलर उन अकाउंट को कहते हैं जिनमें कोई डिले नहीं है, नो डिले, किसी तरह का डिले नहीं है, ऑन टाइम पेमेंट जा रही है। लेकिन स्ट्रेस्ड वो अकाउंट होते हैं जिनकी पेमेंट 1 दिन से 90 दिन के अंदर आती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी मैंने पीछे सिविल दिखाया था, यहाँ पे कहीं कहीं पे अकाउंट स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब अभी आपको क्लियर होगा कि इसकी पेमेंट जो है वो ऑन टाइम नहीं है, 1 से 90 दिन के अंदर आई है। हो सकता है ये 1 दिन बाद आई हो, 2 दिन बाद आई हो, 30 दिन बाद आई हो, 40। ये एक्यूरेट कहना पॉसिबल नहीं है कि कितने दिन बाद पेमेंट आई है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूं कि 1 से 90 दिन के अंदर पेमेंट आई है। मतलब इसकी क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड का मतलब कभी भी ऑन टाइम पेमेंट नहीं होता है। स्टैंडर्ड का मतलब हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि स्टैंडर्ड का मतलब पेमेंट जो है 90 दिनों के अंदर आ रही है, मतलब 1 से 90 दिन के बीच में किसी भी दिन आई है। तो हेंस अगर आपको कहीं पे भी दिखता है कि अकाउंट में स्टैंडर्ड लिखा है तो इट मींस कि वहां पे डिफॉल्ट हुआ है और आपको उसको चेक करना पड़ेगा, उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मंगवा के। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लोन का स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि कितने दिन डिले चल रहा है, कितना ओवरड्यू है। तो आई होप ये स्टैंडर्ड के अंदर दोनों चीज क्लियर होगा। स्टैंडर्ड रेगुलर हो सकता है, स्टैंडर्ड असेट्स हो सकता है। तो अगर पेमेंट 1 से 90 दिन के अंदर आए तो स्ट्रेस्ड कहते हैं, और अगर पेमेंट ऑन टाइम आए तो रेगुलर कहते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड का कभी भी मतलब ऑन टाइम पेमेंट नहीं है, क्योंकि पेमेंट जो है वो 0 to 90 डेज के अंदर आई है। स्ट्रेस्ड जो है स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर जो है स्ट्रेस्ड अकाउंट को फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया है। सबसे पहला कैटेगरी है एसएमए। एसएमए का मतलब मैं बता दूं, स्पेशल मेंशन अकाउंट।
स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट का मतलब हो गया वो कुछ जो स्टैंडर्ड असेट्स है उसको क्लासिफाई कर दिया स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट में। अब ये एसएमए 0, इसका क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में किया है, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। तो पढ़ते हैं हम लोग एसएमए 0 क्या होता है। एसएमए 0 जो है, जिन अकाउंट में डीले जो है ईएमआई की पेमेंट जो है वो 1 से 30 दिन की है तो उसको एसएमए 0 में क्लासिफाई कर देंगे। ये आरबीआई की गाइडलाइन है कि हमें इस तरह से ही असेट्स को क्लासिफाई करना है, लोन को क्लासिफाई करना है। एसएमए 1 में उन लोन्स को रखेंगे जिनकी पेमेंट 31 दिन से 60 दिन के बीच में आती है। एसएमए 2 में ऐसे लोन को रखेंगे जिनकी पेमेंट 61 दिन और 90 डेज के बाद आती है, मतलब 61 और 90 दिन का डिले पाया जाता है, उन अकाउंट्स को हम कहते हैं एसएमए 2। आई होप ये आपको एसएमए 1, एसएमए 2, एसएमए 3 क्लियर होगा। ये स्टैंडर्ड अकाउंट का क्लासिफिकेशन है, मतलब स्टैंडर्ड अकाउंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। एसएमए 0 का मतलब जो डिले है वो 1 से 30 दिन का है, एसएमए 2 मतलब जो डिले है वो 31 से 60 दिन का है, एसएमए 2 का मतलब जो डिले है वो 61 से 90 दिन का है। इसके बाद आ जाओ सेकंड कैटेगरी जो है नॉट परफॉर्मिंग असेट्स, एनपीए का। एनपीए का मतलब होता है जो अकाउंट जिसमें जो ईएमआई है वो 90 दिन के बाद आई है, या जहां पे डिले जो है वो 90 डेज का है। ऐसा ईएमआई जो 90 डेज से ऊपर हो जाती है, जिसका क्योंकि 90 डेज तो यहां तक कवर हो गया एसएमए 2 में, अगर 90 डेज से ऊपर डिले है मतलब 91 डेज हो गया किसी ईएमआई के पेमेंट में, तो उस अकाउंट को हम एनपीए डिक्लेयर करेंगे। ये आरबीआई की गाइडलाइन है। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया है 3 कैटेगरीज में। एक सबसे पहला कैटेगरीज है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड का मतलब है जो आपका लोन है वो एनपीए रहा है 12 महीने या उससे कम पीरियड तक, तो उनको कहेंगे हम सब स्टैंडर्ड। ये सिविल में आप कई बार देखेंगे कि सब स्टैंडर्ड करके एक वहां पे मार्क किया गया होता है। तो सब स्टैंडर्ड का मतलब आप समझ जाना कि उसकी ईएमआई जो है वो अकाउंट ही एनपीए रहा है 1 साल तक, अप टू 12 मंथ। डाउटफुल का मतलब होता है 1 साल से ऊपर। अगर 1 साल तक तो सब स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन अगर 1 साल से ऊपर भी एनपीए रहा वो अकाउंट तो उसको हम कहेंगे डाउटफुल। और लॉस असेट्स का मतलब नॉन रिकवरेबल, मतलब जो अकाउंट आपको पता चल गया कि अब इसकी रिकवरी नहीं हो सकती है उनको हम लॉस असेट्स कह देंगे। सिविल के अंदर आप देखेंगे कि एलएसएस करके रिपोर्ट करता है, तो एलएसएस का मतलब हो गया लॉस अकाउंट। डाउटफुल को जो सिविल के अंदर रिपोर्ट किया जाता है वो डीबीटी करके किया जाता है, और इस तरह से सब स्टैंडर्ड को एसयूबी करके किया जाता है। आई होप ये सारे टर्म्स क्लियर होंगे। कुछ और टर्म्स हैं यहाँ पे जो सिविल में यूज होते हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला है सूट फाइल्ड। सूट फाइल्ड का मतलब होता है कि कंपनी, आपने ईएमआई की पेमेंट नहीं करी है और आपके ऊपर जिस भी फाइनेंसिंग कंपनी है, जो भी फाइनेंसर है, उसने कोई केस फाइल कर दिया है, कोर्ट के अंदर कोई केस आपके अगेंस्ट दायर कर दिया है, उसको कहेंगे हम, उस अकाउंट को कहेंगे सूट फाइल्ड। वहां पे सिविल में रिपोर्ट होता है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब सेम कि आपने पेमेंट में काफी डिले करी है, काफी डिले करने के बाद और बैंक की कोशिशों के बाद आपने पेमेंट नहीं करी, तो जिसके बाद इसको बैंक क्या करता है, लॉस डिक्लेयर कर देता है। लॉस डिक्लेयर करके इसको राइट ऑफ कर देता है, तो इसको कहते हैं हम लोग रिटर्न ऑफ। तो मतलब ये वो वाले अकाउंट्स होते हैं जिनमें पेमेंट नहीं रिकवरी होती। सेटल्ड का मतलब होता है कि आपके और लेंडर के बीच में कोई डिस्प्यूट है अमाउंट को लेके। मान लो क्रेडिट कार्ड है कोई, तो क्रेडिट कार्ड की, मान लो आपके हिसाब से जो क्रेडिट कार्ड में पेमेंट जानी है वो 10,000 जानी है, लेकिन लेंडर ने अपनी कैलकुलेशन करी है और लेंडर के हिसाब से जो पेमेंट जानी है वो जानी है 12,000। आपको यहाँ पे इस चीज की क्लियरिटी नहीं हो पाती है किसी भी तरीके से कि मुझे 12,000 क्यों पे करने हैं। हालांकि लेंडर अपनी कैलकुलेशन आपको शो कर रहा है कि डिले पेमेंट है, पेनल्टी है, लेकिन उस केस में आप अग्री नहीं हो पाते किसी भी वजह से, तो वहां पे लेंडर एक ऑप्शन आपको देता है कि आप क्या करें, एक बीच का अमाउंट निकाल लेते हैं। 10 आपके हिसाब से 12, बैंक के हिसाब से बीच का अमाउंट कर लेते हैं 11,000 में इस लोन की सेटलमेंट कर लेते हैं। सेटलमेंट मतलब क्लोजर कर लेते हैं। आप 11,000 दो, बैंक इस अकाउंट को पूरी तरह क्लोज कर देगा। लेकिन वहां पे बैंक क्या दिखाएगा कि ये अकाउंट सेटल्ड हुआ है, ना कि क्लियरली क्लोज्ड। तो आपको राइट हैंड साइड में रिपोर्ट कर देगा कि दिस अकाउंट इज सेटल्ड। सेटल्ड का कई ग्राउंड हो सकता है। कई बार आप बैंकर को मतलब वहां पे आप बैंकर को अप्रोच करते हो और बताते हो कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं फुल पेमेंट नहीं कर सकता, तो आधी पेमेंट माफ कर दो। तो वहां पे लेंडर अगर अग्री हो जाता है तो वो आपके अकाउंट को सेटल कर देता है। तो वहां पे कई रीजंस हो सकते हैं सेटलमेंट के। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।